नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस परिवार लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए पार्ट नंबर 14 होगा और इस पार्ट में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, आपको एक बार फिर से अवगत करा दिया जाए कि अपना जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम है, आज से अगर देखा जाए तो मात्र 17 दिन बचे हुए हैं। तो इन 17 दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग में जो पकड़ आपकी मजबूत नहीं हुई है उसको हम मजबूत करेंगे। साथियों, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेंगे, नियमित प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो हमसे डाउट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर मेहनत करेंगे और उम्मीद है आप ज़रूर सफल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है प्यारे दोस्तों? यदि अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस रहे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये क्लासेस प्यारे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी मेरे प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे और साथ ही साथ यदि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है किसी कोड भाषा में अगर टेम्पल को ये लिखा जाता है तो वर्शिप का कोड क्या होगा। गौर से आपको समझना है। यहाँ पे लिखा है TEM, उसके बाद में P, इसके बाद में L और E। ये प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या लिखा है? आप कहोगे सर ये हम लोगों के पास में टेम्पल लिखा हुआ है और टेम्पल की जो कोडिंग है वो कुछ इस प्रकार से की गई है। आप अच्छे से देखिएगा कैसे की गई है। दोस्तों देखेंगे तो D के बाद में क्या है? K है, K के बाद में O है, O के बाद में L है, फिर D है, फिर S है। इस तरह से कोडिंग की गई है और यहीं पर हमें कोडिंग बतानी किसकी है तो आप याद रखेंगे वर्शिप की, WOR, उसके बाद में SHIP। यही तो है। आप कहोगे हाँ सर। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी आप सबसे पहले कोडिंग को समझेंगे। जो भी स्थानीय मान है उनको ऐसे देख लो या फिर इस प्रकार से देखो। लास्ट का संबंध पहले से है, गौर से देखते जाना है। और हर बार में ई में 1 घटा है, अगली बार में एल में 1 घटा है, के आया है। पी में प्यारे दोस्तों 1 घटेगा, पी होता है 16 पर, 1 घटेगा तो ओ आएगा 15 पर, यानी यहाँ भी 1 घटा है। एम 13 पर होता है, देखोगे तो प्यारे दोस्तों एल आया है, यानी यहाँ भी 1 घटा है। ई 5 पर होता है दोस्तों, एक बार फिर से देखोगे डी आया है, यानी यहाँ भी 1 घटा है। और टी 20 पर होता है तो यहाँ पे 1 घटेगा तो 19 पर एस आ जाएगा। यानी कि लास्ट और फर्स्ट को चेक कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो साथियों देखो, यहाँ से चेक करोगे तो लेटर फर्स्ट कौन आना चाहिए? ये 16 पर होता है, 1 घटेगा, 15 पर आता है ओ, तो विकल्प की शुरुआत ओ से होगी। तो ये जो सी और डी विकल्प हैं ये तो दोनों गलत हो गए क्योंकि इनकी शुरुआत ओ से नहीं हो रही है। इसके बाद अब अंत में ये क्या है? 23 मतलब डब्लू। 23 में से 1 घटाओगे तो 22। इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। 22 मतलब वी आना चाहिए। तो दोस्तों ओ से शुरुआत होगी, वी से अंत होगा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपको स्मार्ट तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्त। स्मार्ट तरीके से पहला और लास्ट का चेक करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आप सभी बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ। लॉजिक मैंने बता दिया है, यही लॉजिक लगाना है। अगले प्रश्न में बोला है बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला है, यहाँ पे मिस करना भूल गया है टाइप करना। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो बाएं दाएं समझो। ये वाली दिशा जो होती है यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ बाएं होती है और इस तरफ की जो दिशा होती है ये साथियों दाएं होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी जाती है? आप बोलोगे A B C ऐसे डैश डैश कर करके कहाँ तक लिखी जाती है? Y और Z तक लिखी जाती है। तो साथियों आपको समझना है, उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां, यानी लेफ्ट से 24वां लेटर, उसके बाद बाएं 9वां, इसी के बाएं 9वां यानी कि 9वां। तो मैंने आपको कई बार बताया है, लेफ्ट लेफ्ट आ जाएं या फिर राइट राइट आ जाएं तो हमेशा क्या करना है? एक बार घटा देना है। अगर लेफ्ट राइट आते हैं या राइट लेफ्ट आते हैं यानी अपोजिट आते हैं तो हमेशा आपको जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक जैसे आए हैं, आप कहोगे एक जैसे आए हैं तो इसके लिए श्रीमान क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे पहला पकड़ेंगे लेफ्ट और दोनों को घटा देंगे क्योंकि पहली वाली कंडीशन है तो हमें क्या करना है? घटाना है।
तो दोस्तों इस कंडीशन में जब घटाएंगे तो 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे 15। और प्यारे साथियों 15 पर जो लेटर आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है ओ। क्या आता है, लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब इस दिशा से 15, 15 9 तो 24 ही होता है, आप कहोगे हाँ सर। तो लेफ्ट से 24 में से लेफ्ट 9 जाएगा, बचेगा लेफ्ट से 15, 15 पर आता है ओ। और मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन सारे के सारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, आप एक अलग से ऑप्शन बनाओ। इस ऑप्शन को नाम दो ऑप्शन नंबर ई, जिसमें आपको लिखना होगा ओ। ठीक है, याद रखेंगे, ये ओ आप लोगों का एकदम सही उत्तर होगा प्यारे साथियों, अच्छे से याद रखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका सेम लॉजिक यही लगेगा, वहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट हुए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में कहा गया है दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाता है। यानी दोस्तों जो दक्षिण पूरब की दिशा है उसे उत्तर कहा जाता है। तो सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सर दिशाओं का ज्ञान होने के लिए किस प्रकार से दिशाएं लिखते हैं, हम सबसे पहले इस प्रकार से प्यारे दोस्तों दिशाएं लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्व, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पश्चिम, याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हमारी दक्षिण हो जाएगी और ऊपर की ओर कौन हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। साथियों अब प्रश्न में उसने बोला है कि जो दक्षिण पूर्व की दिशा है उसे हम उत्तर कहते हैं। यानी दक्षिण पूर्व की ये वाली दिशा, ये वाली दिशा को हम लोग क्या कह रहे हैं साथियों, इस वाली दिशा को हम उत्तर कह रहे हैं। यानी कि यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा 145 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा, 135। देखो 90 ये चलना पड़ेगा और 45 ये चलना पड़ेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ACW प्यारे दोस्तों हम लोग चलेंगे कितना, तो आप कहोगे 135 डिग्री। तभी तो हम दक्षिण पूर्व से, यही तो है दक्षिण पूर्व, आप कहोगे हाँ, तो ये दक्षिण पूर्व से तभी तो हम उत्तर बना पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब उसने कहा उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। यानी उत्तर पूरब की ये दिशा, उत्तर पूरब की ये दिशा क्या बन जाती है साथियों, ये दिशा आपकी बन जा रही है पश्चिम। यानी यहाँ भी आपका ACW 135 चला है, कितना चला है ACW 135। तो ठीक है, ये कंटिन्यू क्रम जारी रहेगा। तब पश्चिम क्या होगा, ये जो पश्चिम की दिशा है प्यारे साथियों, गौर से समझना है कौन सी दिशा, ये जो पश्चिम की दिशा है ये वाली, ये पश्चिम की दिशा क्या होगी ये बताना है। तो आप देखो 135 डिग्री ACW, यानी यहाँ से 90 पहुँचेगा तो दक्षिण और आगे जाएगा तो पश्चिम, यानी 45 यहाँ का और 90 यहाँ का, टोटल ACW 135 होना चाहिए। तो ये जो पश्चिम की दिशा है मेरे प्यारे साथी, ये दिशा बन जाएगी आपके दक्षिण पूर्व। क्या बन जाएगी, याद रखेंगे दक्षिण पूर्व बन जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, ये बन जाएगी दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व आपको ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, यही इसका सही उत्तर है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है शब्द, ये क्या लिखा है, वर्निगली करके एक शब्द दिया गया है और बोला गया है अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। एक शब्द दे रखा है BO, उसके बाद में RI के बाद में क्या है N, उसके बाद में G है, फिर क्या है प्यारे दोस्तों L है, उसके बाद में क्या है Y है। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं इसको, शुरुआत करते हैं पहले से। B के बाद C के बाद D के बाद E, F, G। तो दोस्तों एक कोड मिलेगा हमें B और G का, कहाँ से, B और G का मिलेगा, छोड़ दो आगे कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, O से देखो, O के बाद P, Q, R, S, T, U, कोई पेयर नहीं मिलेगा। R से देखो, R के बाद S, T, U, V, W, तो नहीं मिलेगा कोई पेयर। I से देखो, I के बाद में J, K, L, पीछे कुछ नहीं है। आगे देखो J, K, L, तो I से L का एक पेयर मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, आगे हमने पहले किसका देखा था, B और G का देखा था, यहाँ पे अब हमें I और L का मिल जाएगा। देखो I के बाद J, K, L, ठीक है। इसके बाद में I से आगे चलो, N के बाद क्या होता है, N के बाद N के बाद क्या होता है, N के बाद O, P, Q, कोई पेयर नहीं है। इधर देखो O, P, Q, कोई पेयर नहीं है यहाँ भी N का। अब दोस्तों G से देखते हैं, G के बाद क्या होता है H और I। तो दोस्तों आपको यहाँ से G और I का एक पेयर मिलेगा, किसका किसका, आप कहोगे सर G और I का एक पेयर मिल जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसके बाद में प्यारे दोस्तों और आगे देखोगे तो G, H, I, J, K, L, पीछे कोई पेयर नहीं है। अब देखिए G, I का एक पेयर हमें, और यानी कि 3 मिल चुके हैं। अब देखो L से देखो, L के बाद क्या होता है M, N, O, P, Q, R, कोई पेयर मिला, नहीं मिला। सर Y से चेक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा दे रखा है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर हमें कुल मिलाकर के जो पेयर मिले हैं, यानी अक्षर युग्म मिले हैं, उनकी संख्या केवल और केवल 3 है हमारे अनुसार। कितनी है दोस्त, हमारे अनुसार केवल 3 है। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। B से एक G का था, एक दोस्तों हमारा कहाँ से मिला था, एक मिला था हमारा I से L का,
एक दोस्तों मिला है हमारा किससे, यहाँ से मिला है जी से आई का, ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रकार से 3 पेयर आपको मिले हैं। यदि इसके अलावा भी आपको कोई दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कहा गया है, यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज, सूरज को नदी कहा जाता है, तब प्रकाश और गर्मी कहाँ से मिलेगी? भाई प्रकाश और गर्मी वैसे मिलती कहाँ से है? आप कहोगे सूरज से। बोलो भाई कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। लेकिन प्रश्न में जो सूरज है उसको नदी कहा गया है। क्या कहा गया है? सूरज को नदी। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा प्रकाश और गर्मी कहाँ से मिलेगी? चूंकि सूरज को नदी कह दिया है तो नदी से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी सर? नदी से मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न श्रृंखला का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए प्यारे दोस्तों। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें लिखा है 325, 325 के बाद में लिखा है 259, कितना 259, और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 204 लिखा है। इसके बाद और आगे देखोगे तो कितना लिखा है? 160 लिखा है मेरे भाई। और आगे देखोगे तो कितना लिखा है? 127 लिखा है। और आगे देखने जाओगे तो भाई आपको पता चलेगा 105 लिखा है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। चलिए सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखते हैं, वो भी पीछे की दिशा से, क्योंकि यहाँ से तो कुछ अजीब सा घट रहा है, लेकिन अगर यहाँ से देखें कुछ समान यानी पास पास का कुछ ना कुछ आपको घटता हुआ दिखाई देगा तो आप कहोगे हाँ सर। तो इसमें ऐसे देख लो, यहाँ से अगर देखोगे तो 105 से अगर हम इसमें 22 जोड़ दें इस दिशा में तो क्या हो जाएगा? 127। 127 में मेरे प्यारे साथियों अगर हम 33 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 160। 160 में प्यारे साथियों अगर हम 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 204। और 204 में अगर हम मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 259। अब 259 में हमें क्या जोड़ना है? 9 6 15 यानी प्लस का 66 जुड़ेगा। तो अब आप देख लो इसमें उत्तर क्या होगा। आप कहोगे बस एक ही रह रहा है ऐसा नंबर जिसमें यदि हम प्लस का 11 कर देते तो हमारा 105 आ जाता। अगर हमें एक नंबर में 11 जोड़ना है तब 105 आएगा, तो हम क्यों ना उस नंबर को प्राप्त करने के लिए 105 में से 11 घटा लें। आप कहोगे ये भी सही है। और इसको जब आप करोगे तो ये आएगा आप लोगों का 94। क्या आएगा प्यारे साथियों? 94 आएगा। 94 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये बात अपने दिलो दिमाग में बसा लो। प्रश्न का उत्तर 94 है और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। हम पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये भी आपको इस प्रश्न के बारे में याद रखना है, ठीक है। आगे से पीछे नहीं गए, इसमें हम पीछे से आगे गए थे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 94 आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। यानी आपको एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें से कुछ ऐसे अंक ढूंढने हैं जो अपने दाईं ओर। तो सबसे पहले देखो दाईं ओर के अंक क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या होता है? दाईं ओर होता है। और ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या होता है? बाईं ओर होता है, ठीक है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब देखो एक श्रृंखला दी गई है, क्या है? 56 है, 32 है प्यारे दोस्तों, 32 के बाद में क्या है? 48 है, ठीक है। 48 के बाद में क्या है? 88 है, 88 के बाद में क्या है? 92 है, 92 के बाद में क्या है? 66 है, 66 के बाद में 58 है, 58 के बाद में 83 है, 83 के बाद में 43 है। यानी कि ऐसे कितने अंक हैं जो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हों। क्या 3 जो है ये 4 से विभाज्य, सॉरी ये 4 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं है, छोड़ दो। क्या ये 3 4 से है? ये भी नहीं है, छोड़ दो। क्या इससे ये है? ये भी नहीं है, छोड़ दो। तो दोस्तों क्या मुझे ये बताओ कि ये 8 8 से पूरी तरह विभाज्य है? आप कहोगे हाँ। तो एक पेयर पकड़ लो, एक पेयर मेरे दोस्तों पकड़ लो कि ये हमारा जो 8 है ये अपने दाईं ओर दिए गए 8 से पूरी तरह विभाज्य है। क्या 5 से 6 विभाज्य है? आप कहोगे नहीं। लेकिन क्या 6 से 6 विभाज्य है? अगर 8 से 8 है तो प्यारे दोस्तों 6 से 6 भी विभाज्य हो जाएगा। क्या 2 से 9 है? नहीं है सर। तो क्या 8 से 8 है? आप कहोगे हाँ सर। एक और पेयर ये है। अब देखो इसके अलावा एक और यहीं पे लगा हुआ पड़ोसी देखो, ये भी है, ये भी है, ये वाला भी याद रखेंगे, ये भी है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा क्या दोस्तों ये 4, सॉरी ये 2, ये वाला 2 क्या 4 से पूरी तरह विभाज्य अपने दाईं ओर वाले से? नहीं है दोस्तों। क्या 3 2 से पूरी तरह विभाज्य है? नहीं है भाई। क्या दोस्तों हमारा 6 3 से पूरी तरह विभाज्य है? आप कहोगे हाँ। तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इतने पेयर आपके सामने आएंगे और इन पेयरों में से पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये।
तो 5 कुल मिलाकर के ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं इस श्रृंखला में जो अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं। पूरी तरह विभाज्य हैं तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। और ऐसे प्रश्न केवल और केवल आपके आंखों के टेस्ट के लिए पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कभी भी आपको गलत नहीं करने हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला है गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। तो गांव जो बी है इसके पश्चिम में कौन है? गांव ए है। अब दोस्तों बोला गया है जो गांव सी के दक्षिण में है। जो कौन? जो मैंने बताया है हमेशा किसके लिए आता है? जस्ट पीछे वाले के लिए, या फिर कह सकते हो जस्ट आगे वाले के लिए, ठीक है। तो ये जो के जस्ट पीछे कौन आया है? आप कहोगे बी। तो जो बी है ये किसके दक्षिण में है? आप कहोगे सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में बी हो गया। अब बोला है जो डी के पश्चिम में है। अब डी के पश्चिम में कैसे होगा? जो का मतलब जस्ट पीछे वाला सी, तो ये सी किसके पश्चिम में है? ये प्यारे दोस्तों डी के पश्चिम में है। ये चारों गांव हो गए। अब बोला है गांव डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा क्या है? या फिर पूछा है गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से प्लस बनाओगे तो इस प्रकार से दिशा आएगी। कैसी आएगी? इस प्रकार से। देखो जब भी प्लस बने और ऐसी दिशा आए तो एक नीचे साउथ की और यहाँ पे वेस्ट यानी पश्चिम की। तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा दक्षिण पश्चिम की दिशा। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम की दिशा आएगी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में पूछा है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। क्या बोला गया है? जो कोमल नाम की लड़की है वो श्रीमती सुमन की बेटी है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो कोमल है हमारे पास, ये कोमल एक लड़की है, इसके लिए माइनस लगाएंगे। किसकी बेटी है? श्रीमती सुमन की बेटी है। तो सुमन जी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये भी माइनस में लगेंगी, नाम है। और सुमन श्री कमल की बेटी है। ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसको थोड़ा और नीचे बनाओ। तो जो कोमल है प्यारे दोस्तों, जो हमारे पास कोमल है ये किसकी बेटी है? आप कहोगे सुमन की बेटी है। किसकी बेटी है? सुमन की बेटी है। तो सुमन ऑलरेडी एक महिला है, ठीक है। ये सुमन की बेटी हो गई। ये कौन थी? ये कोमल थी, ठीक है। और आगे बोला है श्री, जो सोनम है, ये सुमन नहीं थी, ये तो यार सुमन थी और यहाँ पे सोनम था। ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने पढ़ने में डिस्टर्ब किया है, ठीक है। बोला है कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। अब बोला है सोनम श्री कमल की बेटी है। इसको छोड़ो अभी। यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, यदि राजा राम सुमन के ससुर कौन? सुमन का यहाँ पे सबसे पहले तो शादी करवाओ। इसका भाई आएगा हस्बैंड, इसका हस्बैंड आएगा तो यहाँ पे इसका पिता जो होगा, इसका जो पिता होगा वो कौन है? वो प्यारे दोस्तों उसने बोला है कौन है? राजा राम, ठीक है, याद रखेंगे। राजा राम ये हो गए। ये जो राजा राम हैं ये सुमन के ससुर हो गए। ससुर मतलब प्लस। अब दोस्तों और सुरेखा के पति हैं, मतलब जो राजा राम की शादी हुई है वो किससे हुई है? ये प्यारे दोस्तों सुरेखा से हुई है। किससे हुई है? सुरेखा से। अब देखो सुरेखा एक महिला है, छोड़ दो। अब उसने बोला उसका कह रहा जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ, जो सुरेखा है वो उनके एकमात्र बच्चे कमल, किसकी? एकमात्र बच्चा कमल यहाँ पे आएगा। कमल एक पुरुष है जो कि सुमन का पति बनेगा, क्योंकि एकमात्र बच्चा है तो सुरेखा राजा राम का एकमात्र बच्चा कमल बनेगा, ठीक है। बोला है सुमन, सॉरी अब पीछे देखो, अब बोला था जो सोनम है वो कमल की बेटी है। यहाँ से पता चलेगा कि कमल की बेटी कौन है प्यारे दोस्तों, यहाँ से पता चलेगा कमल की बेटी हो जाएगी प्यारे दोस्तों सोनम, ठीक है। अब आप इसको बना पाओगे, ये इस प्रकार से आपका बन के आएगा। सोनम बेटी है तो माइनस लगाएंगे। अब प्रश्न में पूछा क्या है? कोमल सोनम से किस प्रकार संबंधित है? कोमल सोनम से लगा है सोनम के साथ। तो भैया देखो इसके पापा ये हैं, इसके भी पापा ये हैं, अर्थात ये सगी बहनें हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? सगी बहनें हो गई, मतलब बहन है। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। बोला गया है कोमल, जो कोमल है वो श्रीमती सुमन की बेटी है। तो सुमन की बेटी मैंने कौन बनाई? कोमल बनाई। बोला था सोनम श्री कमल की बेटी है, तो सोनम किसकी हो गई? कमल की बेटी हो गई। अब बोला यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, तो सुमन के ससुर कौन है? राजा राम। पति किसके हैं? ये सुरेखा के हैं, ठीक है। बोला है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, जो यानी जो सुरेखा है ये किसकी एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। बोला है कोमल सोनम से, भैया एक ही पिता है कोमल और सोनम का, तो सगी बहनें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न बोला एक पंक्ति में 39 कलम हैं। प्यारे साथियों एक पंक्ति है जिसमें कितने हैं? टोटल 39 कलम है। बोला है लाल कलम बाईं छोर से नवा है,
लाल कलम जो है वो बाएं छोर से कौनवे स्थान पर है, रेड पेन, ठीक है, याद रखेंगे, आरपी लिख देते इसको, ये 9वां है। और बोला है हरी कलम यानी ग्रीन पेन बाईं छोर से 21वां है, यानी कि जो ग्रीन पेन है वो बाएं छोर से ही कौन से नंबर पर है प्यारे दोस्तों, जो जीपी है यानी ग्रीन पेन है वो 21वां है। तो बोला है लाल और हरी कलम के मध्य में कितने कितने कलम है, ये पूछा है। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 9 खत्म हो गई, ठीक है, ये 9 खत्म हो गई। अब मुझे 21 पर जाना है, तो 21 में क्या जोड़े, तो आप कहोगे सर 12 जोड़ दो। 21 में 21 तक जाना है अगर 9 से, 9 से 21 तक जाना है तो कितना जुड़ेगा, आप कहोगे सर 12 जुड़ेगा, कितना 12, ठीक है, 12 जुड़ेगा तभी तो 21 आएगा। उसने पूछा लाल और हरी यानी कि ग्रीन, ये ग्रीन और यहाँ पे आपकी रेड, कहाँ पे, यहाँ पे आपकी रेड, इन दोनों के बीच में कितने कलम है, बस इतना सा बताना है भाई। जब मैं 12 जोड़ूंगा तब तो मैं 21 पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा है कि यहाँ से 21 कितने नंबर पर है, उसने ये पूछा इन दोनों के बीच। अगर दोनों के बीच पूछा है मेरे भाई तो यहाँ से 21वां भी हटाना पड़ेगा, यहाँ से हमें कौन सा, यहाँ से 9वां भी हटाना पड़ेगा। तो आप पाओगे यहाँ से कुल मिलाकर कितने हैं, 11 पेन हैं। कितने पेन हैं, 11 पेन। देखो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, गौर से समझना आपको। यहाँ पर 9 तो हमें पता चल गए थे रेड पेन तक, 9 के बाद मैं 10 यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब इनको गिन लो, ठीक है, ये 3 6, 3 9 और 2 11। तो दोस्तों इनके बीच में कितने पेन हो जाएंगे मेरे भाई, 11 होंगे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर स्थान पूछे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 9 21 होता है, स्थान 12 आएगा, लेकिन पेनों की उसने संख्या पूछी कितनी कलम मध्य में है, तो केवल और केवल 11 आएगा। इस बात को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया है ABCDE और F केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो भाई ABCDE और F कुछ बंदे हैं, यानी कितने हैं, F तक मतलब 6 बंदे हैं, 6 बंदे हैं। ये कहाँ पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्ताकार मेज पर एक व्रत में बैठे हैं। उसने सीधा बोला था, 1 मिनट, इसमें ऐसे नहीं बनाना है, इसको हमें ऐसे बनाना है। 6 बंदे हैं ना, चूंकि 6 हैं तो इनको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे दोस्त, इस प्रकार से। ये 6 बंदे हमारे हो गए। ये गोलाकार मेज पर बैठे हैं। F A के बाएं कह रहा दूसरा बाईं ओर है। जो F नाम का बंदा है वो A के दूसरे बाईं ओर है, तो A के दूसरे बाईं ओर A, अगर मैं A को यहाँ पे रखता हूँ, इसके दूसरे बाईं ओर, पहला बाईं ओर और दूसरा बाईं ओर, यहाँ पर कौन है, तो याद रखेंगे F है। F A के दूसरे बाईं ओर है। अब बोला है B A के दूसरे दाईं ओर है, B जो है वो A के दूसरे दाईं ओर है, ठीक है। बोला है A D के बाएं है। A नाम का बंदा जो है वो किसके, D के बाएं पड़ोसी है, तो D का बाएं पड़ोसी कौन हो गया, A नाम का बंदा हो गया। आगे बोला है C F और B के बीच में है, C F और B के बीच में है। अब एक और कोई बच रहा है। बोला है A के बाईं ओर कौन बैठा है, E बैठा है, ठीक है। चलिए देखिए, सभी के सभी लड़के बैठ गए हैं। प्रश्न में पूछा है F के पड़ोसी कौन है, F के पड़ोसी, F का पड़ोसी एक C हो जाएगा, दूसरा E हो जाएगा। C और E F के पड़ोसी हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। साथियों याद रखेंगे, यूपी पुलिस में अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस का रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसको एक MCQ लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। अगले प्रश्न में आओ। बोला गया है किसी विशेष कूट भाषा में यदि प्लस को गुणा लिखा जाता है, क्या लिखा जा रहा है, प्लस को गुणा लिखा जा रहा है, माइनस को प्लस लिखा जा रहा है और गुणा को भाग तथा भाग को माइनस प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यानी कि 16 है, भाग किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग कर रहा है माइनस को, तो हम माइनस लगा देंगे, 8 लिख देंगे। दोस्तों गुणा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम 4 लिख देंगे। साथियों जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, तो हम प्लस करके 2 लिख देंगे। और जो प्लस है मेरे भाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, गुणा को, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको यहाँ पे करना है सॉल्यूशन करोगे तो कैसे, यहाँ से काटोगे बोर्ड मास का प्रयोग करके, 4 दूनी 8 प्यारे दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे 16 है, बीच में माइनस है। तो एक बात समझो मेरे भाई, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों खत्म हो गए। अब बचा क्या, केवल और केवल 16 बच रहा है। तो प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे दोस्तों वो आपका 16 आएगा, ऑप्शन नंबर C। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C आएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये एक शानदार प्रश्न है एग्जाम के लिए, और यूपी पुलिस में 100% ऐसे प्रश्न आपको 1-2 देखने को मिलेंगे।
एक मैथ के सिंप्लीफिकेशन में, एक रीजनिंग में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे प्रश्न में आपसे बोला गया है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पासे 3 के विपरीत होगी। यानी पासा नंबर 3 के विपरीत पूछा है। किसके? 3 के विपरीत। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो। मैंने एक ट्रिक बताई थी, कितने सालों की बात है, अभी पिछली क्लास में बताई थी, सालों की बात नहीं है मेरे भाई। मैंने बताया था विपरीत फलक ना तो कभी साथ में दिख सकती है, ना ही कभी साथ में छिप सकती है। जो नए स्टूडेंट सुन रहे हैं सुन लो गौर से। विपरीत फलक ना तो कभी साथ में दिख सकती है और ना ही साथ छिप सकती है। क्या पूछा है? 3 का विपरीत। किसका विपरीत? 3 का विपरीत मेरे भाई, 3 का विपरीत पूछा है। तो 3 के साथ में जो जो नंबर दिख रहे हैं आपको, 3 के साथ में जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं, आप उन सभी नंबरों को क्या करेंगे? काट देंगे। यानी 3 के साथ में 1 दिख रहा है, कभी भी अपोजिट नहीं होगा। 3 के साथ में 6 दिख रहा है, कभी भी अपोजिट नहीं होगा। 3 के साथ में 5 दिख रहा है, कभी भी अपोजिट नहीं होगा। क्या कहीं 3 के साथ में 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो नहीं दिख रहा है, यही इसका सही उत्तर है। 4 ऑप्शन में से 3 अलग हो जाए तो ये आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। तो 3 का अपोजिट कितना पाओगे आप लोग? यहाँ से 4 प्राप्त कर लोगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे नहीं करना है तो पासे को पकड़ लो, कुछ पासों को पकड़ लो। जैसे ये चौथे नंबर का पासा है और ये पहले नंबर का है। इन दोनों में हमने देखा कि 5 5 कॉमन है। कितना? 5 5। तो हमने इसको यहाँ से क्लॉकवाइज चलाया और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चला दिया। तो पहले हमें 4 मिला था, यहाँ पे दूसरे वाले में 3 मिला है, तो ये भी 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट। चाहे वो ट्रिक लगा लो, चाहे ये बेसिक कर लो, आपका सही उत्तर हमेशा 4 आएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में पूछा है वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड, इनके बीच का सही वैनारिक क्या है मेरे भाई? तो आपको यहाँ पर मैपिंग की जानकारी होनी चाहिए दोस्त। किसकी जानकारी? मैपिंग की। सबसे पहले बात याद रखना है, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा शहर है वियना। क्या है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जबकि न्यूजीलैंड की बात करते हैं, किसकी प्यारे दोस्त? जबकि न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ये एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है। ये हमारा यूरोप हो जाएगा, ये हमारा वियना हो जाएगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं बनेगा। तो उत्तर आएगा सर्कल के अंदर सर्कल, एक अलग से सर्कल। ऐसा आंसर आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। तो दोस्त यही आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक प्यारा सा प्रश्न दिया है, चलिए इसको देखते हैं। यह भी एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है। बोला है सभी वृत्त त्रिभुज हैं। तो जितने भी व्रत हैं, जितने भी V4 व्रत हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे T4 त्रिभुज हैं, याद रखेंगे। अब बोला है कुछ त्रिभुज आयत हैं, यानी त्रिभुज का कुछ पार्ट, इस त्रिभुज का कुछ पार्ट, यानी कि इतना इतना सा ये जो पार्ट बन रहा है ये आयत बन रहा है। आगे बोला सभी आयत वर्ग हैं, मतलब जितने भी हमें आयत मिले हैं, जितने भी आयत मिले हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे वर्ग हैं, याद रखेंगे। अब आप यहाँ से निष्कर्ष निकालिए, निष्कर्ष को ढूंढना शुरू करिए, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कह रहा है दोस्तों सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। मुझे बताओ क्या सारे के सारे आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है? यानी संभावना पूछी है। तो मुझे बताओ प्रश्न में क्या हम इसको आयत को, जो A4 आयत है, इसको T4 त्रिभुज के अंदर रख सकते हैं? बता दो मेरे भाई, क्या इसको मैं T4 त्रिभुज के अंदर रख सकता हूँ? क्योंकि कथन ने तो हमसे केवल इतना सा बोला था कि कुछ त्रिभुज आयत हैं, ये तो बोला था, लेकिन उसने पूछा कि सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। क्या कथन में कहीं मना किया था? मना नहीं किया था, उसने केवल इतना बताया था कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो मुझसे संभावना की बात करेगा तो मैं हर संभव प्रयास करूंगा संभावना को सही करने का। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ये आयत उठाए, किसके अंदर रख दिए? त्रिभुज के अंदर रख दिए। तो कुछ त्रिभुज आयत है, मतलब बाहर से अंदर की ओर वाला, यहाँ से भी हमारा सही हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने इसको रख दिया, पहली संभावना सत्य है। अब बोला है सभी व्रतों के वर्ग होने की संभावना है। क्या सभी व्रत, जितने भी व्रत हैं मेरे भाई, क्या वो वर्ग बन सकते हैं? आप कहोगे देखो सबसे पहले सर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर वर्ग है, और याद रखेंगे सॉरी त्रिभुज के अंदर व्रत हैं। तो क्या मैं इनको सारा का सारा वर्ग बना दूं ऐसे करके? गौर से समझो मेरी बात को। यहाँ पे तो त्रिभुज था, कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये तो त्रिभुज था और ये वर्ग था, और सॉरी ये क्या था? हमारा व्रत था, व्रत, और ये हमारा क्या हो गया? वर्ग। तो क्या हम इसको बना सकते हैं? पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव कथन है और पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकल रहे हैं। मतलब क्या है? फिर से एक संभावना आई है और मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था तो यहाँ भी बना दिया, और कथन में कहीं मना नहीं किया था। मना नहीं किया है तो हम इसको भी बना देंगे।
मतलब कि दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे, यानी संभावना 1 और संभावना 2 दोनों की दोनों सही हैं। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ई को लगाओगे, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हों। क्या कहेंगे? दोनों निष्कर्ष 1 और 2 निकलते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बोला है किसी माह की 23 तारीख को रविवार है। क्या बोला है दोस्त? किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। क्या पूछा है? पहले पूछा है, कैलेंडर में पीछे जाना है, कौन सा दिन होगा। देखो 23वीं तारीख को रविवार था, क्या था? जो 23वीं तारीख थी वो क्या थी? वो प्यारे दोस्तों रविवार थी। तो एक मेरी बात को समझना है, क्या मैं सप्ताह की बात करूं तो कितने कितने प्यारे दोस्तों 7 दिन पहले, यानी 16 को रविवार रहा होगा, बिल्कुल सही। क्या 7 दिन पहले और मतलब 9 तारीख को क्या रविवार रहा होगा? हाँ मेरे भाई बिल्कुल रहा होगा। अब उसने पूछा है 4 दिन पहले और, मतलब 4 दिन पहले और मतलब 5वीं तारीख को। बोलो भाई 5वीं तारीख को। तो 5वीं तारीख को कौन सा दिन रहा होगा? तो आप रविवार में से इस 4 को घटा लोगे, जो कि कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। कैलेंडर में अगर पीछे जा रहे हो 4 घटाओगे तो यहाँ पे उत्तर आप लोगों का बुधवार आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्त? बुधवार आएगा, इस बात को याद रखेंगे। और बुधवार हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। देखो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है। क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला 23 तारीख को क्या है? 23 तारीख को सीधा बोल दिया रविवार है। क्या बोला? रविवार। अब पूछ रहा है कि 2 सप्ताह। अरे भाई 2 सप्ताह बाद भी वही दिन होगा, तो सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं, इनको हटा दो। अब उसने केवल पूछा 4 दिन पहले, तो इसमें से 4 घटा दो। सर इसमें से 4 घटाओ या फिर इन दिनों में से 4 घटाओ, बात एक ही है। बात एक ही है मेरे भाई, तो याद रखेंगे इसमें ना घटा करके हम दिन में घटा देंगे। रविवार में एक जाएगा, शनिवार एक जाएगा, शुक्रवार एक जाएगा, गुरुवार एक जाएगा, बुधवार। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई? याद रखेंगे बुधवार होगा। और वही तो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? वही तो बताया, ऑप्शन नंबर सी बुधवार होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न सादृश्यता का है। सादृश्यता का प्रश्न है, ये यूपी पुलिस ने पूछा था अभी। बोला है नीचे दिए गए प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्दों से जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे दोस्तों उसने आपसे बोल दिया कि बंदूक में क्या होती है मेरे भाई? बंदूक में होती है गोली। क्या होती है? बंदूक में होती है गोली, उसने ऐसा बोला है। तो टॉर्च में क्या होगी? बोलो भाई टॉर्च में क्या होगी? आप कहोगे टॉर्च में क्या होती है? जैसे बंदूक को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता होती है, वैसी टॉर्च को जगाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बैटरी की। अब ऐसा मत लगा देना कि टॉर्च जलाते ही अंधकार भाग जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए तो वो ऑप्शन देता है, इसीलिए ऑप्शन देता है आप, ताकि कन्फ्यूज हो सके। तो बैटरी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। यूपी पुलिस ने अभी रिसेंटली इस प्रश्न को भी पूछा था, याद रखेंगे। तो बंदूक चलाने के लिए गोली की आवश्यकता, टॉर्च जलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता, यानी सेल, जिसे हम सेल बोलते हैं उसी को बैटरी कहा जाता है। आगे चलिए, आगे बोला गया है, आगे मानसिक अभिरुचि है। मानसिक अभिरुचि में बोला गया है मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति में सहायक है। मानसिक दृढ़ता यानी आपको अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना है, दृढ़ रखना है, तो क्या आवश्यक है? नौकरी में अवकाश, हाँ भाई हो सकता है, बिल्कुल। थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है। आत्मचिंतन बिल्कुल जरूरी है। निर्णय में स्पष्टता, ये भी जरूरी है। तो दोस्तों आप यहाँ से कह पाओगे ये सभी जरूरी हैं। क्या है? सारे के सारे जरूरी हैं, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अगले प्रश्न में कहा है निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? लुप्त संख्या, यानी ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो मैं आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ भाई, जो इसका लॉजिक है वो बता देता हूँ। 3 को 5 में जोड़ो 8 हो जाएगा। 8 का कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है मेरे भाई? 8 का दोस्त कर देना है स्क्वायर, जो कि 64 आएगा, जो कि अंदर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, बाहर 5 4 9 को जोड़ो। 5 4 को जोड़ा 9 आया, 9 का स्क्वायर किया कितना हुआ? 81, ये अंदर दिया गया है। इसके बाद अब क्या बच रहा है? अब हमारे पास यही बच रहा है फिर से, यानी 4 2 6, 4 2 6, 6 का स्क्वायर किया कितना? 36, और 6 का स्क्वायर 36 हमें कहाँ अंदर दिया है। अब हमें करना क्या है मेरे दोस्त? अब हमें करना है बाहर बाहर की संख्या को जोड़ करके स्क्वायर, यानी 6 4 10 कितना? 6 + 4 = 10। 10 का करोगे स्क्वायर, आंसर आएगा 100। कितना आएगा प्यारे दोस्त? 100। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 100 आएगा। 100 कहीं पर दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बाहर के अंकों को जोड़ करके स्क्वायर कर देना है, उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प अन्य 3 विकल्पों से संबंध नहीं रखता है? बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जो अन्य 3 से संबंध नहीं रखता है, यानी अन्य 3 से विषम है। तो मैं आपको बताता हूँ, गौर से समझना है मेरी बात को। एक बार में उत्तर आना चाहिए। आँखों का टेस्ट है, बहुत नहनी नहनी आकृतियाँ बनी हुई हैं। देखो ये जो लाइनें हैं ये बाहर जा कर के रुक गई हैं। ठीक है, ये लाइन अंदर पूरी की पूरी चली गई। ठीक है,
ये लाइन यहाँ से गई बाहर रुक गई, ये लाइन भी यहाँ पे बाहर ही रुक गई है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में ये लाइन अंदर तक टच करने क्या गई थी, क्या करने गई थी, इस कारण ये विषम हो गई। मुझे नहीं पता क्या करने गई थी, पर देखो इसको इसको देखो, इस बॉक्स में ये बराबर टच कर रही है अंदर तक, जबकि अन्य अन्य विकल्पों में ऐसा कहीं भी ऐसी स्थिति यहाँ भी नहीं है, ऐसी स्थिति यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो दोस्तों इसकी तो ये पूरी की पूरी जा रही है, तो ये आपकी क्या है, अलग है, याद रखेंगे, यही विषम है, इसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी अन्य किसी से संबंध नहीं रखता, किससे, ए से, सी से और डी से, इनसे संबंध कौन नहीं रखता, बी। तो इसको मार के भगाओ, यही इसका गलत उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों, बोला गया है उस विकल्प का चयन करें, क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्दों के की दर्पण छवि का सर्वाधिक मेल खाता है। यानी ये आपको एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है सोल्ड, क्या है, सोल्ड। और दोस्तों इसको हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में बदलना है। तो दोस्तों डी को हम ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ई को हम डी की तरफ ही बनाएंगे, कहाँ तरफ बताएंगे, डी की तरफ बनाएंगे, ऐसा बनना चाहिए। ई हमारा सभी में दिख रहा है, वी हमारा सीधा बनना चाहिए, चूंकि इनका तो कुछ प्रतिबिंब, कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, जैसे वी का नहीं बनता, डब्लू का नहीं बनता, एक्स का नहीं बनता, इसके अलावा टी का नहीं बनता, यू का नहीं बनता। ये ऐसे लेटर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब एज इट इज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी को उल्टा क्यों किया मेरे भाई, यहाँ पे उल्टा क्यों किया, ऑप्शन नंबर बी और डी में, इनको गलत करो, गलत करो जल्दी से। अब एल देखो मेरे दोस्त, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एल को उल्टा कर दिया, तो ए नंबर गलत है। अब क्या बोलोगे, 3 गलत हैं, तो अब क्या है भाई, एक ही सही है, एक ही सही है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ओ का भी सेम टू सेम रहेगा, ऐसा हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसमें बताओ प्यारे दोस्तों कितने त्रिकोण मौजूद हैं, और उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, तब तक आप गिनते रहना। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ऐसी आकृति जहाँ भी मिले तो नंबर 2 1 2 दोनों नंबरों को जोड़ करके बता देना है, यहाँ पे 3 है। कितने हैं दोस्त, 3 हैं। तो अब बताओ गिन के, अब जल्दी से गिन के बताओ। कल एक और क्वेश्चन था जो मैंने डाउट में शायद बताया था आप लोगों को होमवर्क में, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई थी, उसको हम आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो इसमें बताओ कितने हैं त्रिकोण। आप कहोगे जल्दी जल्दी ऐसी ऐसी आकृतियाँ ढूंढ लेने दो सर, ऐसी ऐसी आकृतियाँ अगर ढूंढते जाओगे तो यहाँ पे देखो, एक एक मिल गया, ठीक है, एक मिल गई, दूसरी यहाँ से मिल गई, दूसरी ये मिल गई, तीसरी मेरे दोस्त ये वाली मिल गई, ठीक है, चौथी यहाँ से मिल गई, चौथी यहाँ से, पांचवी यहाँ से मिली है, और छठवीं ये मिली है पतली सी। ठीक है, 6 तो ये मिल गई, मतलब अगर 6 मिली हैं तो यहाँ से एक ये मिली है। ठीक है, याद रखेंगे, ये 7। अब दोस्त 7 ऐसी आकृतियाँ मिल गई हैं, तो सीधा 7 या 21 रख दूँ मैं, बोलो भाई, 7 या सीधा 21 लिख दूँ। क्या इतने ही हैं, मुझे बताओ, क्या इतने ही हैं, नहीं। देखो 21 के बाद 22 ये रहा, 23 ये रहा, ठीक है, 23 मतलब 2 और प्लस हो जाएंगे, 23 गिनते जाना है, 23 मैंने कर दिए हैं। अभी इसको थोड़ा छोटा कलर ले लेता हूँ और इसमें 2 जोड़ भी देता हूँ। ठीक है, 23 हो गए। 23 के बाद अभी देखते जाना, अभी जादू होगा, गलती हो जाएगी नहीं तो कहीं पे। 23 के बाद कलर चेंज करिए भाई, कलर चेंज करिए यहाँ से। 23 के बाद देखो, एक ये हो जाएगा 24, एक ये 24 हो जाएगा, बोलो, एक ये बीच में छोटा सा अलग से बन जाएगा 25। ठीक है, ये एक 25, यानी 2 और प्लस कर देते हैं, 2 प्लस और कर देते हैं, 2 के अलावा और कहीं पर मिलेंगे, देखते हैं। देखो एक ये मिलेगा, ये वाला, ये पीले कलर से, एक ये मिलेगा 26, एक इसी में बीच से मिलेगा, ये नीचे तक 20 से 27। तो दोस्तों 2 प्लस और कर देते हैं। ठीक है, 27 के बाद अब आगे देखना है, अब कहाँ से मिलेंगे, अब और मिलने चाहिए यार। देखो एक ये इन दोनों से जोड़ करके बनेगा, यहाँ पे बनेगा, अगर दिख रहा हो, अगर ये दिख रहा हो तो बताओ, ये दिख रहा है 28, मतलब एक प्लस और करते हैं। 28 के बाद और कहीं पर दिख रहे हैं आपको, आप कहोगे 28 के बाद में कहाँ पे मिलने चाहिए, 28 के बाद और आएंगे यार, अभी तो बहुत सारे हैं इसमें, मैं कहीं पर मिस्टेक कर रहा हूँ। 28 तो हो चुके हैं, और ऑप्शन को अगर देखा जाए तो 29 से कम तो ऑप्शन ही नहीं है। बताओ दोस्त, बताओ, 29 से कम तो है नहीं, 28 तो मैंने आपको गिनवा दिए। बताओ साथियों, इसके अलावा आपको और भी दिख रही हैं क्या। देखो मैं आपको और बताता हूँ, 28 तो हम गिन चुके हैं, 22 सॉरी हाँ 21 एक 22, 22 से 28, अभी हम कितनी गिन चुके हैं, 28। 28 के बाद गौर से देखना, मैंने अभी ये वाली एक नहीं काउंट कराई है,
कौन सी, मैं एक थोड़ा सा कलर का साइज ले लेता हूँ। एक मैंने अभी ये आकृति काउंट नहीं कराई है, एक ये ट्राइंगल है भाई, तो कितना हो गया 29 हो गया, तो +1 और लिख दो इसमें। 29 के बाद में प्यारे दोस्तों अभी देखो एक हमने ये वाली नहीं कराई इससे मिला करके, ये भी एक ट्राइंगल है। 29 एक ये लिख दो और 30 हो जाएगा। और एक अभी सबसे बड़ा कहाँ करवाया है काउंट, ये वाला, ये भी तो नहीं करवाया है, ये भी नहीं करवाया है काउंट सबसे बड़ा वाला। तो दोस्तों एक और लिख दो, तो कितने हो गए 21, 2 23, 2 25, 2 27, 27 3 30, 1 31। तो प्यारे साथियों आपके इस ट्राइंगल में, सॉरी इस आकृति में कुल मिलाकर के 31 ट्राइंगल स्थित हैं, इस बात को याद रखेंगे। देखो मैं एक बार जल्दी से फिर से गिना देता हूँ, कैसे गिनाता हूँ। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21। 21 के बाद एक ये रहा 22, यहाँ से आया 23, ठीक है, यहाँ से आया 23। 23 के बाद में एक अभी हम लोगों का एक छोटू सा ये वाला और आया था 24। 24 के बाद में एक ये आया 25, ठीक है 25। 25 के बाद में प्यारे दोस्तों ये छोटू सा एक अलग से आया 26, ठीक है 26। और इसके बाद यहाँ से लंबा ये वाला आया 27। 27 के बाद में ये आया 28, ठीक है 28 के बाद में एक अभी हमने और गिनना छोड़ दिया था, वो ये वाला था 29। 29 के बाद में एक हमने यहाँ से गिना था, ठीक है, और इसके बाद 30 ये आया था, और एक और 31 आया था, फिर मैं भूल गया यार, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एक ही कलर चलाया ना तो गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ से कितने हो गए थे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 3 21, ठीक है। 21 के बाद एक ये गिन लो 22, और एक ये वाला गिन लो 23, एक यहीं से बाहर तक ले जाओ 24, ठीक है। तो मैं 24 लिख देता हूँ यहाँ पे। 24 के बाद आपको गिनते जाना है। 24 के बाद एक ये रहा 25, 25 के बाद एक ये छोटू सा रहा, ठीक है। 24 के बाद एक ये रहा कौन सा 25, 25 के बाद ये एक छोटू सा रहा 26, 26 के बाद एक ये रहा 27। तो 3 में प्लस यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है, एक मेरा यहाँ पे था 24 3 27 के बाद एक ये वाला 28 था, बाहर तक जाते तो 29 हो जाता, और एक हम यहाँ पे गिनते, कहाँ पे, एक हम यहाँ पे गिनते तो हो जाता हमारा 23, एक हो जाता सबसे बड़ा वाला 31। तो साथियों कुल मिलाकर के 31 ट्राइंगल स्थित हैं, इस बात को आपको अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न श्रृंखला से संबंधित है, अक्षर श्रृंखला। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी देखो ये वी दे रखा है, मैंने हमेशा बताया है पहले का संबंध पहले से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर के बाद में पहला लेटर एस, एस के बाद में क्या हो रहा है टी, टी के बाद में अगला वाला क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यू आना चाहिए, यू, तभी तो यू के बाद में हम और आगे चलेंगे तभी तो वी आएगा। आप कहोगे हाँ, तो देखो ये वी आया है तभी, अगर बीच में यू आएगा, अगर ये हमारा यू यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहले में, तभी तो हमारा आगे चल के वी आएगा। आप कहोगे हाँ। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है पी, पी के बाद हो रहा है ओ, मतलब एक घटा है, उसके बाद में यहाँ पे ओ नहीं होना चाहिए था यार, ये इसको क्यू बनाओ, ठीक है, क्यू बनाओ इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको क्यू बनाना पड़ेगा दोस्त, इसको क्यू बनाना पड़ेगा, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। देखो आर के बाद, सॉरी पी के बाद क्यू, क्यू के बाद कौन हो गया आर, आर के बाद कौन हो जाएगा एस, अगला वाला क्या हो जाएगा एस, तो मतलब यू के बाद एस आएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा टी, ठीक है। तो यू के बाद जहाँ भी एस है वो सही उत्तर होगा, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। अब लास्ट वाला लेटर चेक करो, लास्ट में एन है, एन के बाद क्या होता है, पहले एन के पहले होता है एम, एम के पहले क्या होता है, आप कहोगे एम के पहले होता है एल, एल के पहले क्या होना चाहिए के होना चाहिए, यू एस के हो जाएगा, यू एस के जहाँ पर होगा वो सही, सॉरी के तो लास्ट में आ रहा ना, के तो लास्ट में आ रहा, मैं लास्ट का चेक कर रहा था। उसके बाद में जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बीच वाला और रह गया, लास्ट में के है तो ये वाला भी कट गया ऑप्शन। अब कौन सा बच रहा है क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन अभी बीच में बच रहा है एच वाला, ठीक है। तो एल के बाद क्या होता है, एल से पहले होता है के से पहले क्या होता है जे, जे से पहले होता है आई, मतलब बीच में इनके आई आना चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा यू एस आई और के, यू एस आई और के बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। यू एस आई के, देखो यू एस आई के ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, ये सही उत्तर हो जाएगा, ये एल वाला गलत है, ठीक है। हमेशा मैंने बताया आपको बेसिक से कभी नहीं भटकना है, पहले का संबंध पहले से बनाओ, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, चाहे 50 लेटर की सीरीज आ जाए आपका कभी गलत नहीं होगा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, हमेशा संबंध बनाते जाना, उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है यूएसआई के। अगले प्रश्न में आ जाओ। अब दोस्तों मानसिक अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, इनको देखेंगे। बोला निम्नलिखित में से कौन सा उपाय पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक नहीं है। ऐसा कौन सा उपाय है जो पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सही नहीं है। तो कह रहा है पुलिस कर्मियों का कार्यभार कम किया जाए, तो ये तो सही है यार,
उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। आगे कह रहा है पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से पर्याप्त अवकाश दिया जाए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर्याप्त अवकाश मिलना चाहिए। अभी हम पीछे देख के आए हैं, कारोबार कम करें अवकाश मिले। आगे बोला उच्च अधिकारियों के द्वारा उनके कनिष्ठ कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, तो मानसिक रूप से अगर पुलिसकर्मी को क्या होना है, आपको पुलिसकर्मी होते हुए मानसिक रूप से सुदृढ़ होना है, तो आपके जो उच्च अधिकारी अगर वो आपसे प्यार से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो आप लोग थोड़े मानसिक रूप से कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। पता चलेगा आप लोगों की हमारे उच्च अधिकारी अगर ऐसे कामों को हैंडल कर लेते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आगे बोला है अधिकतर पुलिसकर्मियों को स्थानीय राजनेताओं की ड्यूटी सौंप दी जानी चाहिए। अगर उन्हें मानसिक रूप से अच्छा करना है तो क्या हम राजनेताओं के पास भेज दें? भाई पागल हो जाएंगे वो उनके पीछे पीछे लगे लगे, ऐसे नहीं करना है। अधिकतर पुलिसकर्मियों को स्थानीय राजनेताओं की सुरक्षा में ड्यूटी सौंपी जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये आवश्यक रूप से क्या नहीं है, ये मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए सहायक नहीं है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है, ये बताना है। कह रहा है अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करना क्या मानसिक दृढ़ता का परिचायक है? तो हो सकता है, इसको अभी देखेंगे आगे चल के। कह रहा है अगर आवश्यकता महसूस हो तो किसी मनोचिकित्सक से सहायता प्राप्त कर लें, क्या ये है? हाँ बिल्कुल यार, मानसिक दृढ़ता यानी आपकी मानसिक विकृतियां अगर आ रही हैं तो मनोचिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं। कह रहा है सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से किसी से भी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा ना करें। कह रहा है मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है। कह रहा है अगर सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती तो अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा ना करें। आगे बोला है पहल करने से ना बचना, चाहे इस प्रक्रिया में आपसे गलती ही क्यों ना हुई हो। तो भाई गलती हुई है, पहल करने से ना बचना, इस प्रक्रिया में चाहे आपसे गलती ही क्यों ना हुई हो। तो इसके बारे में कोई खुल के नहीं बता रहा है, किस बात की गलती की बात कर रहा है, किस बात की पहल की बात कर रहा है। देखो, भावनाएं प्रदर्शित करना, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करना, ये मानसिक दृढ़ता का परिचायक है। मनोचिकित्सक से संपर्क करना, ये भी है। सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से किसी से भी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा न करना, क्या ये सही है? मुझे बताओ, क्या ये सही है? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मानसिक अगर आपकी स्थिति बिगड़ रही है मेरे भाई, तो क्या आप ऐसी स्थिति को टालेंगे या इसको कुछ करेंगे? जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो मेरी बात को समझो प्यारे दोस्त। कह रहा है सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से किसी से भी अपनी बिगड़ती मानसिक स्थिति की चर्चा ना करना। अगर आप पगला जाओगे तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा की बात ही क्या रहेगी? बोलो भाई, पगला गए तो फिर सामाजिक प्रतिष्ठा आपके लिए हो अथवा ना हो, इसकी कोई बात ही नहीं बनती। आपकी मानसिक स्थिति अगर खराब हो गई तो ये कह रहा है मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, याद रखेंगे। आगे ये हो जाएगा, पहल ना करने से बचना, इस प्रक्रिया से आपसे गलती ही क्यों ना हुई। अगर गलती होती है तो उसको स्वीकार कीजिए, सोचेंगे और उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे बोला है एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए मेरे दोस्त, इसमें क्या करना चाहिए? पुलिसकर्मी को ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। पुलिसकर्मी को नियमित रूप से शारीरिक कसरत करनी चाहिए, ये भी सही है। कह रहा है प्रतिदिन अपने आप के पहले दिन से कुछ बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए, ये भी सही है। कह रहा है ये सभी कदम पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने में सहायक है, तो ये भी सही है। मतलब ये सारे के सारे कदम ABC जो कदम हैं वो अगर सही हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। देखो ये कदम तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन इसका जो उत्तर कंक्लूजन दिया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो पुलिसकर्मी अगर मानसिक रूप से दृढ़ बनना चाहता है तो उसको इस प्रकार के सारे कदम एक पुलिसकर्मी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने में सहायक होंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है? कौन सा मानसिक दृढ़ता का परिचायक नहीं है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, मुझे बताइए जल्दी से, बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। कह रहा है जिज्ञासु बने रहना, प्रश्न पूछते रहना, तो ये तो सही है। कह रहा अपने आप को जन्मजात विजेता समझना, भाई जन्मजात विजेता कोई नहीं होता है, जन्मजात विजेता कोई नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा अपने गलतियों से सीखना, ये सही है। आपके अंदर सीखने की भूख होना, ये भी सही है। तो मानसिक दृढ़ता का जो परिचायक में आते हैं वो ACD सही है, जबकि बी नंबर कह रहा है जन्मजात विजेता। भाई पैदा हुए जब से विजेता ही हो क्या, ऐसा मत समझना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों ये कल का ग्रहकार क्वेश्चन था, हालांकि ये परसों का था, इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, मैं आपको गिना देता हूँ। यहाँ पे कुछ त्रिभुज की संख्या आपसे या मेरे से गड़बड़ हुई थी, ठीक है, मेरे से गड़बड़ हुई थी, मैंने इसको कल 10 बताया था जो कि बिल्कुल गलत है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल आपको गिनते जाना है, एक के साथ में और नीचे आओगे तो 2, और नीचे आओगे तो प्यारे दोस्तों 3,
अगर और नीचे आओगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 4। तो इस लाइन से जो त्रिभुज मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखना यहाँ से नीचे से 5। ठीक है, और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ये वाला। तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग, इसको बोलेंगे आप लोग 6। क्या बोलेंगे, 6। ठीक है, 6 के बाद में एक छोटू सा और मिलेगा आगे वाला। कौन सा, ये वाला भाई, ये छोटू सा और मिलेगा तो 7। ठीक है, देखो हमने एक यहाँ से गिना। देखो मैं आपको हरा कलर ले लेता हूँ, जाकि इस हरे कलर को विजुअल करने में आसानी होती है। 4 यहाँ पे हम गिन चुके थे। 4 के बाद 5वां ये बनेगा, दोनों से मिलाकर के 6वां ये बनेगा। तो प्लस का 2 और यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, और आगे अब आप लास्ट में जाओगे तो दोस्तों एक ये मिलेगा, तो यहाँ पे एक प्लस और कर देते हैं। एक ये छोटू सा मिलेगा, ये वाला छोटू सा। ठीक है, ये छोटू सा मिलेगा यहाँ पे ये कॉर्नर में छोटू सा मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इसको भी हम प्लस में 1 कर देंगे। अब दोस्तों कितने हो गए हमारे पास, 4 4 8। इसके अलावा आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे मिलेगा, गौर से देखना, ये वाला मिलेगा ट्राइंगल। ठीक है प्यारे दोस्त, एक ट्राइंगल आप लोगों को ये मिलेगा। तो दोस्तों एक प्लस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, एक ट्राइंगल और मिलेगा, ये छोटू सा, ये वाला। ठीक है, एक ये ट्राइंगल भी मिलेगा, एक यहाँ पे भी ट्राइंगल मिलेगा। तो इसको भी हम +1 ही कर देंगे। ठीक है, इसको भी +1 कर देंगे। और इसके अलावा कहीं और मिलेंगे तो मुझे बताओ आप लोग। फिर हमसे गलती क्या हुई थी, बोलो मेरे दोस्त, यहाँ पे गलती क्या हुई थी। देखो यहाँ पे कितने हो गए, +1। यहाँ पे 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11। कैसे हो रहा है, 1 मिनट मैं फिर से इसको बनाता हूँ आपके सामने। मैं इसको एक बार फिर से बनाता हूँ। देखो एक ऐसी आकृति मिलती है, तो मैंने हमेशा आपको 3 बताए हैं। कितने बताए हैं, 3। तो दोस्तों ये आकृति हमें ऐसी मिली है, तो हमने यहाँ से कितने काउंट किए, 3। तो प्लस कर देना है कितना, 3। यहाँ पे करते हैं नीचे, ये 3 प्लस में। ठीक है, अब आगे जाएंगे हम लोग तो एक ये मिल जाएगा, मतलब 1। ठीक है, और नीचे जाओगे तो यहाँ से एक मिल जाएगा, तो 1। ठीक है, और नीचे जाओगे यहाँ पर तो एक ये मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला, ये यहाँ से सबसे लास्ट तक बाहर दूर तक जाएगा। ठीक है, और एक ये मिल गया। इसके बाद अब यहाँ पे देखोगे तो एक ये छोटू सा मिलेगा, ये छोटू सा मिलेगा। तो इसमें एक +1 कर लो। एक दोस्तों हमें यहाँ से मिलेगा, कहाँ से, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ से मिलेगा, तो इसमें भी हमें +1 कर लेना है। अब गौर से देखना है, गौर से, कहाँ पे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। एक हमें ये मिलेगा। ठीक है, एक प्यारे साथी हमको ये मिलेगा, तो इसमें हम और +1 कर लेते हैं। अब देखते जाना, मैंने जहाँ अभी बताए नहीं हैं कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं, कहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। एक मैंने अभी ये वाला नहीं गिना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं गिना है, गौर से देखना है, ये वाला ये नहीं गिना है, तो इसको एक +1 कर लो। और एक इससे बड़ा अभी नहीं गिना है, इसी का संबंध बनाता हुआ, कहाँ पे, ये वाला। तो अब हो जाएंगे मेरे लगभग 11 हो जाएंगे, याद रखेंगे। गिनते हैं 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है साथी, तो यहाँ पे 11 मिलेंगे। देखो मैंने हमेशा बताया है, अगर हमसे गलती होती है आप कमेंट करोगे तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ मेरे भाई, आप जैसा ही मैं भी हूँ। गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, आप लोगों से ही गलतियाँ शेयर करेंगे। ठीक है, कोई किसी और से शेयर तो करने नहीं जाएंगे, मेरा है कौन आपके अलावा, आप लोग हमारे साथी हैं। तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे। मैंने कल 10 बताए थे, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, माफ़ करना मुझे, 11 इसका सही उत्तर है। चलिए आज का ग्रह कार्य आपके सामने है, इसमें आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित में से अगली आकृति, यानी 4 आकृतियाँ आपके सामने दी गई हैं और एक 5वें नंबर की और आकृति यहाँ पे आएगी। तो इन 4 विकल्पों में से वो आकृति कौन होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। 27 का A B C D जो भी सही उत्तर होगा वो आपका माना जाएगा। ठीक है दोस्त, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।